बिहार बोर्ड के आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 काफी नजदीक है, तो आप जानते हैं कि इसको ध्यान में रखकर हम आपके लिए एक से एक क्लासेस लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस सीरीज में हम आपके लिए अभी वर्तमान में मॉडल पेपर की चर्चा कर रहे हैं, और जहां से जो भी मॉडल पेपर आपके लिए शानदार दिखाई दे रहा है, शानदार का मतलब कि जिससे कि ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, वैसे मॉडल पेपर जिसमें कि शानदार शानदार प्रश्न सेट किए गए हैं, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इसलिए इस सीरीज में जितने भी वीडियो जा रहा है, जो भी छात्र सभी वीडियोज का कॉपी तैयार किए, सभी प्रश्न को देखकर रिवीजन कर रहे हैं, तो उनका बिल्कुल शानदार रिजल्ट आएगा। तो आज हम लोग आपके संस्कृत के मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे। आज का मॉडल पेपर बड़ा ही शानदार है। देखिए, मॉडल पेपर चर्चा करने का एक ही उद्देश्य है कि इसमें से एक तो आपका पूरा सिलेबस 100% सिलेबस का रिवीजन हो जा रहा है, जो भी विषय हम लोग पढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, अर्थात कि जिस रूप में इसमें आप प्रश्न पढ़ेंगे उसी रूप में परीक्षा में भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम लोग आपके संस्कृत के खंड अर्थात कि सब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिसमें बताया जा रहा है कि 100 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से किसी 50 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है। अगर आप 50 प्रश्न से अधिक का उत्तर देंगे तो प्रथम 50 प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। एक एक अंक का प्रश्न है, इसके लिए आपको OMR सेट मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं खंड वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। यहाँ पे एक एक प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। नहीं मालूम होगा तो मैं सभी का आंसर बताऊंगा, आपको याद भी कर लेना है। पहला नंबर प्रश्न देखिए, संस्कृत के व्याकरण खंड से आ गया। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रक्ष प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा। प्रत्यय से प्रश्न है, आपको कत्वा प्रत्यय आपके सिलेबस में है तो वहीं पूछा है। प्रक्ष में कत्वा जो हम लोग प्रत्यय लगाते हैं तो उससे कौन सा शब्द बनता है। 4 ऑप्शन दिया गया, आपको दिखाई दे रहा है। जल्दी से इसका सही आंसर सभी छात्र कमेंट बॉक्स में बताएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पृष्ठवा। प्रक्ष प्लस कत्वा जब लगता है तो इसमें जो अंतिम वाला ये व्यंजन बन रहा है ये बदल जाता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, पृष्ठवा। ये देखिए, दूसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो फिर प्रत्यय से ही प्रश्न है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि पठनम में कौन सा प्रत्यय है। आपको बताना है कि पठनम में कौन सा प्रत्यय है। चारों ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से सभी छात्र इसका आंसर कमेंट करेंगे। सही आंसर क्या होगा तो याद कर लीजिए, पठनम में लयूट प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है सर, लयूट प्रत्यय। आगे बढ़ेंगे, तीसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। प्रश्न आपसे क्या पूछा सर कि किशोर में कौन सा हम स्त्री प्रत्यय लगा देंगे कि वो किशोरी बन गया है। तो जल्दी से बताइएगा 4 ऑप्शन इसमें से कौन सा स्त्री प्रत्यय इसका राइट आंसर होगा। देखिए, प्रत्यय आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। अगर आप क्वेश्चन बैंक का अध्ययन करते होंगे तो हर साल प्रत्यय से प्रश्न जरूर आते हैं, तो इसीलिए सभी प्रश्न याद भी कर लेते हैं, तो ये सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। क्या पूछा, किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है सर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डीप स्त्री प्रत्यय है। आगे बढ़ेंगे, चौथे नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है सीमन प्लस डाप से कौन सा शब्द बनेगा। बताना है आपको, सीमन में डाप जब हम प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, याद करते चलिए। इस सीरीज के सभी वीडियोस देखते रहिएगा, आपका तैयारी बिल्कुल शानदार होते जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनता है, सीमा। क्या बनेगा, सीमा। बड़ा ही शानदार शानदार प्रश्न दिखाई दिया, इसीलिए इस मॉडल पेपर की मैं आपके लिए चर्चा कर रहा हूं। आगे 5 नंबर प्रश्न की बात करें सर, तो 5 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निर्धारण में कौन सी विभक्ति होती है। आपको बताना है कि निर्धारण में कौन विभक्ति है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कि पंचमी है, चतुर्थी है, तृतीया है, षष्ठी और सप्तमी है। तो निर्धारण में ध्यान से देखिएगा तो दोनों, षष्ठी और सप्तमी दोनों पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, 6 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विद्या प्लस एका का संधि क्या होगा। विद्या प्लस एका किसका इसमें से संधि विच्छेद होगा, सही यही बताना है। बड़ा ही सामान्य सा प्रश्न है, जल्दी से इसका सभी छात्र इसका सही आंसर कमेंट करेंगे। ये सभी देखिए आपके संस्कृत के सिलेबस में है, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, ये सभी चीज आपको पढ़ना है। तो 6ठे नंबर प्रश्न का राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन ए, विदयिका क्या होता है, विद्या प्लस एका का सही संधि। आगे 7 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न चला आपसे पूछ रहा है कि नरकस्य एदम का संधि विच्छेद क्या होगा, अर्थात कि नरकस्य एदम का इसमें से कौन सा संधि विच्छेद सही है, यही आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, तो ऑप्शन बी पे दिया गया है, नरकस्य प्लस ईदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 8 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि निरुतो भवत में कौन सा संधि है। ये संधि के अपवाद से प्रश्न लिया गया। जब आप संधि पढ़ते हैं संस्कृत में तो उसमें कुछ अपवाद भी पढ़ना है। निरुतो अभवत में कौन सा संधि है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जितने भी छात्र कह रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी पे दिया गया है, पूर्व रूप संधि, ये आपका बिल्कुल सही है। आप अयादी संधि पढ़े होंगे तो अयादी संधि का अपवाद क्या होता है, पूर्व रूप संधि, जहां पे अ आ बदल के ऐसे साइन में बदल जाते हैं। आगे 9 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि संकल्प च शब्द किन किन वर्णों की संधि हुई है, अर्थात कि इस शब्द को बनने में किस किस वर्ण का संधि हुआ है, यही आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें आधा त और च का संधि हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
आगे बढ़ेंगे सर 10 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि कर्मणि विरह का समस्त पद क्या होगा। ये समास विग्रह किया गया है, कह रहा है कि समास का समस्त पद क्या होगा। क्या है? कर्मणि विरह का समस्त पद क्या होता है। इसमें क्रमवीर कथा भी है, तो ये बुक से आपका प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रमवीरह। आगे बढ़ेंगे 11 नंबर प्रश्न की बात करें तो फिर समास विग्रह से आ गया, कह रहा है कि पुरुष सिंह का विग्रह कौन होगा। पुरुष सिंह का इसमें सही विग्रह क्या होगा आपको बताना है। तो पुरुष सिंह का विग्रह होता है पुरुषः सिंह इवः, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे 12 नंबर प्रश्न की बात करें तो फिर समास से प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि अशांति किस समास का उदाहरण है। ये तो बड़ा ही कॉमन प्रश्न है, जल्दी से सभी छात्र इसका सही सही आंसर कमेंट करेंगे। क्या पूछा है आपसे कि अशांति किस समास का उदाहरण है। तो अशांति नय्य समास का उदाहरण है, क्योंकि देखिए अशांति, तो इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 13 नंबर प्रश्न की बात करें। 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन है। आपको बताना है कि इसमें से बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन होगा। ध्यान से देखिए, हम लोग हिंदी में भी चर्चा किए थे, दिगंबर क्या होता है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 14 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे कह रहा है कि मृगः सिंहात बिभेति वाक्य में सिंहात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। विभक्ति सूत्र से प्रश्न आपसे पूछा है कि मृगः सिंहात बिभेति, तो इसमें सिंहात जो पद है इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया, तो किस सूत्र के आधार पे आया है यही आपको बताना है। ये आया है आपके भितार्था नाम भय हेतु, ये विभक्ति सूत्र है, आपने विभक्ति सूत्र भी पढ़ना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे 15 नंबर प्रश्न फिर आपके विभक्ति सूत्र से है, कह रहा है कि रुचियार्था नाम प्रियमाणः सूत्र का उदाहरण इसमें से कौन है। आपको बताना है कि रुचियार्था नाम प्रियमाणः सूत्र जो आप पढ़ोगे तो इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है। देखिए यहाँ से एक चीज क्लियर आपको समझ में आ रहा है मॉडल पेपर से कि किस रूप में प्रश्न आएंगे इस साल परीक्षा में। उसके साथ साथ नया मॉडल पेपर है 100 ऑब्जेक्टिव वाला, तो ये आपके परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। और दूसरा कि कौन कौन सा पार्ट आपका तैयारी नहीं है तो उसको अच्छा से आपको तैयार करने की आवश्यकता है। तो 15 नंबर प्रश्न का जितने भी छात्र कमेंट करना है ऑप्शन बी बालकाय मोदकम रोचते, यही इस सूत्र का उदाहरण है, तो राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन बी पे। 16 नंबर प्रश्न की बात करें सर तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि मोहन डैश डैश व्याकरणम अधितवान, वाक्य में रिक्त स्थान पर कौन सा पद होगा। जो खाली जगह छोड़ा गया इस चारों में से क्या इस पे आएगा, यही आपसे पूछा है। इसमें ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि मोहना व्याकरणम, मोहन जो है व्याकरण का अध्ययन कर रहा है, तो मासेन, यहाँ पे क्या होगा मासेन अर्थात कि कई महीनों से, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे 17 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आलोक्यति पद में कौन सा उपसर्ग है। अब उपसर्ग से प्रश्न आ गया, ऊपर हम लोग प्रत्यय से पढ़े थे। क्या पूछा कि आलोक्यति पद में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो इसमें लगा है आडह, जो ऑप्शन ए पे दिया गया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 18 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे कह रहा है कि नी उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा। जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट करेंगे कि नी उपसर्ग से चारों में से कौन सा शब्द बना है। यहां से अगर पढ़ने में आप गंभीर उम्मीदवार होंगे तो आपको पता चल रहा है कि समास, विग्रह, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग, विभक्ति सूत्र, सभी से खूब प्रश्न आएंगे, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। इतने भी छात्र इसका कमेंट करना है कि सर ऑप्शन सी, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नियमम जो है नी उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। आगे 19 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि अक्षिपत पद में कौन धातु है। आज देखिए व्याकरण से आप जानते हैं आपके संस्कृत में क्या है, व्याकरण खंड है, उसके बाद आप है संस्कृत का, तो व्याकरण से पहले शुरू में ही प्रश्न मिल गया। तो कभी कभी ऐसे ही होता है कि आप जब भी प्रश्न सॉल्व करेंगे, कोई मान लीजिए आपको परीक्षा में सेट ए मिला, बी मिला, तो किसी में क्या होता है शुरू में आपका बुक से खंड से प्रश्न आएगा, किसी में शुरू में ही व्याकरण। तो घबराना नहीं, आपको 50 ही बनाना है। तो मान लीजिए व्याकरण पे आपको कमांड नहीं है तो आगे बुक से भी इजी प्रश्न मिलेंगे, तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, धातु पूछा था कि अक्षिप्त पद में कौन धातु है, तो इसमें है आपका क्षिप, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 20 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि शोभते किस लकार का रूप है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, लकार से शोभते जो है वो लट लकार का रूप होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे सर 21 नंबर प्रश्न की बात करें तो देखिए बुक से शुरू हो गया। अब यहां से जो भी छात्र इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं, तो वो 21 नंबर प्रश्न जो प्रश्न शुरू हो रहा है आपके बुक खंड से, उसका आपको गलत आंसर नहीं कमेंट करना है, क्योंकि मैं पूरा बुक का चैप्टर आपको हिंदी में समझा चुका हूं। और वहां पे भी मैं पढ़ाते समय आपको बताया था कि बुक से कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न या सब्जेक्टिव हिंदी में ही आएगा। तो देखिए हिंदी में प्रश्न शुरू हो गया, तो यहां से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, एक भी प्रश्न का आंसर। जल्दी से बताइएगा 21 नंबर प्रश्न का क्या आंसर हो गया। सत्य का मुख किस
पात्र से ढका हुआ है। तो जितने भी छात्र कह रहे हैं, जो भी पढ़े हैं, वो उनका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है कि हिरण्मयेन पात्रेण से, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए 22 नंबर प्रश्न। सभी प्रश्न मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो आपका आंसर गलत नहीं आना चाहिए। कह रहा है 22 नंबर प्रश्न आपसे कि किस वंश के समय में पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ, अर्थात कि पाटलिपुत्र का उद्धार किस वंश के शासन काल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पे दिया गया है, मुगल वंश शासन काल में। ये देखिए ध्यान से 23 नंबर प्रश्न भी आपके बुक से है। आपको बताना है कि बीरेश्वर नामक मंत्री कहां रहता था। बीरेश्वर नामक मंत्री कहां रहता था सर? तो बीरेश्वर नामक मंत्री मिथिला में रहता था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी छात्र 1 से लेकर 14 तक के पूरे चैप्टर को हिंदी में पढ़े हैं, मैं सभी आपको बार बार बोल रहा हूं, पढ़ा चुका हूं, उनका एक भी आंसर गलत नहीं होगा। परीक्षा में भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देखिएगा, बिहार बोर्ड क्लास 10 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। वहां से जाकर आप, अभी टाइम है तो देख सकते हैं। 50 में 50 अगर आपको सही करना है तो बुक सिर्फ आप पढ़े तो सही कर सकते हैं। 20 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्वों की शिक्षा किसको दी थी। तो याज्ञवल्क्य ने किसको दिया था? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताइएगा कि इसका क्या होगा राइट आंसर। सभी मैं बुक पढ़ाते समय आपको लिखा चुका हूं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैत्रेयी को। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्वों की शिक्षा किसको दी थी? मैत्रेयी को। आगे बढ़ेंगे, 25 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपके संस्कारा चैप्टर से है। कह रहा है सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है। जल्दी से सभी छात्र कमेंट करेंगे कि सप्तपदी जो क्रिया होता है वो किस संस्कार का अंग है। भारतीय संस्कारा पाठ सभी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका राइट आंसर सर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप जानते हैं विवाह मानव जीवन का एक प्रमुख संस्कार है, जिसमें काफी संस्कार के बारे में हम लोग पढ़े थे, उसमें इंक्लूड रहता है। उसी में क्या होता है? सप्तपदी क्रिया। आगे बढ़ेंगे, 26 नंबर प्रश्न आपसे फिर व्याकरण खंड से आ गया। कह रहा है कि अस्तु किस लकार का रूप है। अस्तु याद रखिएगा लोट लकार का रूप होगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे कह रहा है कि दूह प्लस आचार की संधि क्या होगी, अर्थात कि दूह प्लस आचार मिलने से कौन सा शब्द बनेगा। तो इससे बनता है दुराचारः। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 28 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि महापुरुष का विग्रह करें, अर्थात कि महापुरुष का समास विग्रह आपको बताना है क्या होगा। महापुरुष का समास विग्रह क्या होता है? महापुरुष, अर्थात कि महान पुरुष। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 29 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे कह रहा है कि अश्व का स्त्रीलिंग रूप क्या है। बड़ा ही शानदार प्रश्न है। इसका तो आंसर आप सभी छात्रों को कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही सही बताना है कि अश्व का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है सर। तो जो भी छात्र कह रहे हैं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पे दिया गया है, आपका चला आंसर बिल्कुल सही है, आपका तैयारी शानदार है। अश्व का स्त्रीलिंग रूप होता है अश्वा। आगे बढ़ेंगे, 30 नंबर प्रश्न देखिए, आपसे कह रहा है परि उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। जल्दी से बताइएगा कि परि उपसर्ग से इसमें से कौन सा शब्द बनेगा। तो परि उपसर्ग से शब्द बनता है आपका परिणामः। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उपसर्ग प्रत्यय सभी तैयार कर लेना है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं ताकि परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना हो। 31 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि अलस तला में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे। अब अलस कथा जो हम लोग पाठ पढ़े थे उसी से प्रश्न है, सीधे सीधे पूछ रहा है कि अलस तला में जब आग लगाया गया तब कितने लोग नहीं भागे, अर्थात कि प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि कितने आलसियों की संख्या था। तो सर 4 था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, 32 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है चला कि संसार में बच्चों का रक्षक कौन होता है। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक किसे माना गया। सीधे सीधे आपके बुक से प्रश्न आ रहा है, तो इसलिए बुक के 14 चैप्टर हिंदी में जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में भी हिंदी में ही प्रश्न आएंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूं आपको संस्कृत आता हो या नहीं आता हो, अगर बुक को हिंदी में पढ़े तो आसानी से ऑब्जेक्टिव आपको 85 बनाना है, आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। अब आपके बुक में बताया गया है कि माता जो है बच्चों का सच्चा रक्षक होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए पे दिया गया है। 33 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है, सीधे सीधे आपके बुक से प्रश्न है, कह रहा है ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है, जल्दी से बताइएगा। सीधे सीधे बुक से प्रश्न आया है, तो उसमें है चतुर्विंशति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 4 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। तो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी मैत्रेयी, और याज्ञवल्क्य अपने पत्नी मैत्रेयी को ही आत्म तत्वों की शिक्षा दी थी, जो पीछे प्रश्न मिला था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पे दिया गया। एक एक प्रश्न याद करते चलिएगा, क्योंकि अगर नहीं पढ़े होंगे तभी यही सही तरीका होता है कि समय कम है तो ये सभी मॉडल पेपर को याद कर जाएंगे, तभी शानदार रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए मैं सबका सही आंसर भी आपको बता दे रहा हूं। 35 नंबर प्रश्न देखिए,
कह रहा है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। सीधे सीधे बुक से प्रश्न आ रहा है। जो भी छात्र इस चैनल को सब्सक्राइब करके सभी क्लास देखते होंगे उनका एक भी आंसर गलत नहीं होगा, और यहाँ पे नहीं, परीक्षा में भी एक भी आंसर गलत नहीं होगा। कि आपसे पूछा महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है सर, तो ये भी पढ़े हम लोग, सुलभा। किसका उल्लेख मिलता है? सुलभा का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 36 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। अर्थात कि जब हम लोग संस्कृत साहित्य लेखिका पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग प्राचीन काल से लेकर और वर्तमान काल के भी बारे में पढ़े हैं। तो इसमें पूछा कि वर्तमान काल की इसमें से संस्कृत लेखिका कौन है, वहीं आप उसका नाम बता देना है। वहां पे मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि मिथिलेश कुमारी मिश्र, उसके साथ साथ पंडिता क्षमा राव, ये सभी आधुनिक युग के लेखिका हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 37 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। सोचिए, देखिए, मैं आप जब संस्कृत का इसलिए मैं क्लास चलाया था तो मैं बोल रहा था कि अगर ध्यान से आप देखते होंगे तो वहां पे मैं उसी समय इंस्ट्रक्शन आपको दे दिया था कि कौन सा भारत महिमा पाठ में, जैसे मंगलम पाठ में 5 श्लोक है, भारत महिमा पाठ में भी श्लोक है, और मंगलम पाठ के सभी श्लोक उपनिषद से लिए गए और भारत महिमा पाठ के सभी श्लोक जो है विभिन्न पुराण से लिए गए। तो वहीं आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि भारत महिमा पाठ जो हम लोग पढ़े थे उसका दूसरा श्लोक किस पुराण से संकलित है। बड़ा ही वीवीआई प्रश्न है इस साल के लिए। तो ये है आपके भागवत पुराण से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे। 38 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है संस्कारा पाठ से कि जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं, अर्थात कि जन्म से पूर्व संस्कारों की कितनी संख्या है। तो जन्म से पूर्व संस्कारों की संख्या है 3। तो यहाँ पे लिखा गया, देखिए, त्रयः। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 39 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न किया जाता है। तो ये सप्तपदी क्रिया लाजोहो में सभी कहां पे होता है? विवाह संस्कार में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 40 नंबर प्रश्न की बात करें सर तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है। विदुर नीति चैप्टर भी आप में पढ़ना है। तो वही पूछा है कि विदुर नीति जो है किस ग्रंथ का अंश विशेष है। तो यह है महाभारत का। किसका अंश विशेष है? महाभारत में धृतराष्ट्र और विदुर के बीच के संवाद को इसमें छापा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे 41 नंबर प्रश्न की बात करें तो सीधे सीधे बुक से प्रश्न है, कह रहा है कि धर्म की रक्षा किससे होती है। आपको बताना है कि धर्म की रक्षा किससे होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सत्य से। किसका रक्षा होता है? धर्म का। सभी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें कोई भी आंसर आपका गलत नहीं आना चाहिए। 42 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है 42 नंबर प्रश्न कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस खंड से संग्रहित है। ये सभी चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जल्दी से जो भी छात्र क्लास देखेंगे आंसर कमेंट करेंगे कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है। मंदाकिनी वर्णनम जो पाठ है वो रामायण के अयोध्या कांड से संकलित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 43 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि मंगलम पाठ कहां से संकलित है। अभी मैंने बताया था कि मंगलम पाठ कहां से लिया गया। तो इसका सही आंसर सभी छात्र कमेंट करेंगे कि मंगलम पाठ कहां से संकलित है। मंगलम पाठ सर उपनिषद से लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप जानते हैं मंगलम पाठ में विभिन्न उपनिषद से श्लोक दिए गए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी पे दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। 44 नंबर प्रश्न की बात करें तो 44 नंबर प्रश्न फिर मंगलम पाठ से है। कह रहा है कि अनरोन्यान महतो महिमात्मनः मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है। सभी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, जल्दी जल्दी आंसर आपको बताना है। अनोन्यान महतो महिमान जो आत्मा के बारे में श्लोक है वो किस उपनिषद से लिया गया है। वो लिया गया है आत्मा के बारे में कठो उपनिषद से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए मॉडल पेपर जब मैं देख रहा था खुद, तभी मुझे लगा कि मॉडल पेपर में जो प्रश्न है वो बड़ा ही शानदार है, इस साल के बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं सोचा कि मॉडल पेपर की चर्चा हम लोग कर ले ताकि कोई भी प्रश्न संस्कृत में गलत नहीं हो और संस्कृत में आपका शानदार रिजल्ट आए। देखिए कितना अच्छा अच्छा प्रश्न मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे। 44 नंबर प्रश्न, सभी प्रश्न देखिए अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे तो ऑप्शन भी चेंज नहीं करेगा, सीधे सीधे प्रश्न आएंगे। तो इसलिए इसको याद करते चलिए। 45 नंबर प्रश्न आपसे क्या कर रहा है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है। तो आप पढ़े होंगे कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर कहां मिल जाती है? समुद्र में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए 46 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है महान से भी महान क्या है। तो क्या है? महान से भी महान पूछेगा तो आत्मा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या होता है? आत्मा। और जीव के हृदय रूपी गुफा में क्या रहता है? आत्मा। सभी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। 47 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि किसका विजय नहीं होता, किसकी जीत नहीं होती है, यहाँ यही आपको बताना है। तो किसकी जीत नहीं होता है? असत्य की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद कर लीजिए, असत्य की जीत नहीं होती है। आगे बढ़ेंगे। 48 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है सर कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। छात्र क्लास की है, सभी का आंसर सही आ रहा है। ऑप्शन ए 2500 वर्ष पुराना है।
49 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है सर कि कूटनिमित्त काव्य के कवि कौन है। पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर से प्रश्न है। ये भी मैं पढ़ाते समय आपको बोला था कि इसको लिख लीजिए, प्रश्न जरूर आएगा। तो देखिए प्रश्न पूछ दिया कि कूटनिमित्तम काव्य के कवि कौन है, तो कौन है, दामोदर गुप्त। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ेंगे 50 नंबर प्रश्न की बात करें तो 50 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि यूनान का राजदूत कौन था। इसमें से बताना है। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ से भी प्रश्न है कि कह रहा है कि यूनान का कौन सा राजदूत पटना में आया था, यही आपको बताना है। राजदूत था मेगास्थनीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मेगास्थनीज 50 का राइट आंसर होगा। अब यहां से ध्यान से देखिए, परीक्षा में शुरू में इंस्ट्रक्शन दिया था कि 50 बनाना है। ये जरूरी नहीं है कि शुरू से ही आपको 50 बनाना है, आप कहीं से भी 50 बना सकते हैं। तो अगर 100 ऑब्जेक्टिव रहता है तो 50 तो बुक से ही रहता है, 50 व्याकरण खंड से। तो इस बात को क्लियर समझ लीजिए अगर संस्कृत में अच्छा स्कोर करना है तो, कि अगर मान लीजिए किसी छात्र का व्याकरण खंड पे कमांड नहीं है, अगर आप सिर्फ बुक को हिंदी में पढ़ के गए हैं अच्छा से, तो समझिए 50 प्रश्न तो वहीं से आप सही कर लेंगे। तो यहां से आपने देखा कि प्रश्न किस रूप में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा संस्कृत का प्लेलिस्ट का मैं लिंक दिया हूं, वहां पे मैं पूरा चैप्टर आपको हिंदी में पढ़ा दूंगा। अगर उसको छोटा छोटा क्लासेज अगर आपने समय निकाल कर देख लेते हैं परीक्षा तक, तो समझिए 50 नंबर है। फिर आगे हम लोग बात करेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न में 16 प्रश्न आते हैं जिसमें से 8 बनाना होता है। वो प्रश्न आपका बुझिए कमांड हो गया था कि संस्कृत में 60 नंबर की तैयारी ऐसे ही हो गया। तो उसको जरूर देख लीजिएगा। उसके साथ साथ नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 50 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। कल फिर इसके आगे के 50 प्रश्नों की हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।